दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है पहाड़ी क्षेत्रों की। और साथ ही साथ दो एक प्रमुख इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट की जो घटना होती है और लैंडस्लाइड्स या भूस्खलन की जो घटना है। ये दोनों घटनाएं भी कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना है इसी से रिलेटेड है। तो जब भी हमको कहीं पे पहाड़ी क्षेत्रों में डिजास्टर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर नॉर्मली अगर हम उसको उसके बारे में स्टडी करेंगे या उसके बारे में जब स्टडी होती है, तो एक चीज़ ये निकल के आती है कि ये तीनों चीज़ें साथ में ही हमें घटित होती हुई वहाँ पे दिखती हैं। एक तो ये ग्लोव की घटना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना, साथ ही साथ क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड। तो आज के इस अध्याय में हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। मेन तो हमारा फोकस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड पे भी होगा, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों को भी हम लोग देखेंगे और बीच बीच में जो कुछ इम्पोर्टेंट पिक्चर्स होंगी, इमेजेस होंगी, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने छोटा सा एक मॉडल बनाया हुआ है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे नोट्स प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प होगी। और ये जैसे एक पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में मैंने इस क्षेत्र को यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, क्योंकि ऐसे इसको शो करने में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो पूरा भाग आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वास्तव में यहाँ कहीं पर इसकी सिचुएशन होगी। स्टीप स्लोप होगा पहाड़ी क्षेत्रों का, और यहाँ कहीं पर ऐसी सिचुएशन है, मतलब ये मोरेन्स हैं, हिमोड़, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे फिगर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ये हमारा मोरेन डैम्ड लेक, हैंगिंग ग्लेशियर, आउटवॉश प्लेन, ये बीच में एक ये आपको नज़र आ रहा होगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये नेपाल में एक जगह है, ललितपुर। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, ICIMOD। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, इसके बारे में बस ये जानना है आपको कि जो इससे रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं, इससे रिलेटेड स्टडीज़ प्लस माउंटेन की हर तरह की जो स्टडीज़ हैं वो यहीं पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और जो हम लोग के एरिया के माउंटेन्स हैं, मतलब कि इंडिया के आसपास का, मतलब साउथ एशिया में, स्पेशली इंडिया का जो ऊपर का पूरा हिस्सा है, नीचे वाला पार्ट का ये अध्ययन नहीं करता है, बल्कि जो हिमालय का स्पेशली हम कह सकते हैं। तो हिमालय वाले एरिया के जो भी माउंटेन्स हैं, वहाँ की जो पूरी स्टडी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस तरह की ग्लोब से रिलेटेड रिसर्चेस जो है वो यहाँ पे बहुत होती हैं। और आउट वॉश प्लेन, फिर उसके बाद हम लोग इसके कॉजेज़ को देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन कॉन्सेप्ट से। मेन कॉन्सेप्ट में यही है कि ग्लेशियर के हम लोगों ने लैंडफॉर्म्स पढ़े हुए हैं। एक ग्लेशियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है हिमोड़, जिसको हम लोग मोरेन कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि मोरेन बनता कैसे है, जब भी ग्लेशियर इस तरीके से मूवमेंट करता है, और वो मूवमेंट करते करते जब अपना जो भी वो सेडिमेंट साथ में लिया हुआ है, जो भी वो मलबा लिया हुआ है, उसका डिपोजिशन कर देता है। तो डिपोजिशन वो करता है, उससे एक प्रकार का बाउंड्री सा बनता है। जैसे आपने जब रिवर को पढ़ा होगा, तो रिवर जैसे नेचुरल लीवीज बनाती है, नेचुरल एम्बैंकमेंट बनाती है, जिसको हम लोग प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। सेम वैसा ही फॉर्मेशन ग्लेशियर भी करता है, एक प्रकार का बांध जैसा बना देता है नेचुरली, उसको हम लोग मोरेन कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ मोरेन कह सकते हैं। जैसे कि ये अगर ग्लेशियर कोई मूवमेंट कर रहा है, तो जो किनारे पे वो जमाव करेगा उसको हम लोग कहते हैं लैटरल मोरेन, और जो सामने की ओर जमाव करेगा उसको हम नाम देंगे टर्मिनल मोरेन। और ये फिर लैटरल मोरेन हो जाएगा, दो साइड वाले लैटरल हो गए,
ये आगे वाला सबसे लास्ट में, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। बीच में एक होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मीडियल मोरेन। एक और होता है, एक अनदर टाइप होता है ग्राउंड मोरेन, जो कि तली में होता है। मतलब कि इसको आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब ग्लेशियर हमारा मूवमेंट किया, तो ग्लेशियर मूवमेंट करेगा तो एक जमाव वो अपने तली में करेगा, वो हो जाएगा ग्राउंड मोरेन। एक जमाव वो किनारों पर करेगा, वो हो जाएगा लैटरल। एक जमाव वो बीच में करेगा, वो हो जाएगा मीडियल। और एक जमाव जो एकदम आगे की ओर करेगा, वो हो जाएगा टर्मिनल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छी प्रकृति की व्यवस्था है कि प्रकृति जो है वो जैसे रिवर आसपास के एरिया बचे रहे उस पानी से, तो रिवर एक बांध जैसा बना देती है जिसको हम लोग नेचुरल लीवीज कहते हैं। सेम वैसी ही नेचर की प्रोसेस है ग्लेशियर के एस्पेक्ट में। और जब ये ग्लेशियर मेल्ट होता है, मान लीजिए अब तो ग्लोबल वार्मिंग है, तो उस वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो ही रहे हैं। और साथ ही साथ ग्लेशियर जब कभी नीचे आकर किसी एक ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जहां पर टेम्परेचर कंपेरेटिवली अधिक है, तो उसकी मेल्टिंग होती है। तो जब भी इसकी मेल्टिंग होगी ग्लेशियर की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा ग्लेशियर, तो ये पूरा वाटर के फॉर्म में हो जाएगा। और ये किनारे किनारे आपके मोरेन्स हैं ही, तो इससे एक लेक बन जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं मोरेन डैम्ड लेक। ये टर्म अक्सर आता है और इसका जो अब मीनिंग है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। डैम मतलब जानते हैं हम लोग, बांध कह सकते हैं, मोरेन हिमोड़, लेक मतलब झील। तो ये झील कैसे बनी? झील बनी आपके ग्लेशियर के मेल्ट होने से। क्योंकि अगर वहाँ पे मोरेन्स हैं या हिमोड़ हैं, तो ये निश्चित सी बात है कि वहाँ पे ग्लेशियर वाला ही वो एरिया है। तो यहाँ पे लेक बन गई। अब लेक बधी किससे है? लेक बधी है इन मोरेन्स की वजह से, एक पैक है लेक। और अब क्या होगा, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है आउट वॉश प्लेन का। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है। हम लोग जब ग्लेशियर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इस पे बात की थी। अब जैसे इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये आपका ये वाटर हो गया। इसी फिगर को थोड़ा सा दूसरे तरीके से यहाँ पे शो किया गया है। ये आपका है मोरेन, ठीक, और ये है वाटर जो कि अभी हम लोगों ने लेक को देखा है, वही वाटर है ये। अब क्या होगा, जब इस वाटर का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कहीं से वाटर आ रहा है, और जब इसकी मेल्टिंग हो जाएगी, तो मेल्टिंग होने से क्या होगा, इस वाटर का लेवल इंक्रीज होगा। और ये वाटर लेवल जब इंक्रीज होगा तो ये इस मोरेन को क्रॉस कर जाएगा। अभी तक क्या था, वाटर लेवल इस मोरेन की ऊंचाई से कम था, तो वो नीचे रुका हुआ था। लेकिन जब जल का स्तर बढ़ जाएगा तो इस मोरेन को ये क्रॉस कर देगा। या तो दूसरे फिगर में मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये क्रॉस कर देगा और क्रॉस करने के साथ ही साथ तोड़ भी देगा उस मोरेन को, और पूरा का पूरा जो वाटर है वो बह जाएगा। और इससे क्या होगा, बह के जो वो पूरा वाटर नीचे की ओर जब उतरेगा, उससे पूरा मलबा साथ में लेके आएगा ही, तो पूरा जमाव करके एक प्लेन बना देगा जिसको हम लोग कहते हैं आउट वॉश प्लेन। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्लाउड बर्स्ट कैसे इससे रिलेटेड है, यहीं पे हम लोग इसको समझ लेंगे। क्लाउड बर्स्ट हम लोग जानते हैं कि जो हमारी डेड एंड टोपोग्राफीज होती हैं, जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट पे जब हम लोग स्पेशली बात करेंगे तो हम लोग उस पर डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग इतना देख ले रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट यहाँ कैसे रिलेटेड है। तो जो कुछ हमारी संकरी घाटियाँ होती हैं जहाँ पे हवा एक बार प्रवेश कर जाती है, तो वो फिर बाहर नहीं निकल पाती, वो ऊपर उठती जाती है, उसका कंडेंसेशन हो जाता है, फिर भी वो उसमें कहीं उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। हवा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पैक हो जाती है। और एक निश्चित लेवल पर जाने के बाद जब और वो ऊपर नहीं उठ सकती, तो पूरा का पूरा हवा का कॉलम वो नीचे कोलैप्स करता है और हमें क्लाउड बर्स्ट की घटना देखने को मिलती है। इसमें जो माना गया है, स्पेशली भारतीय मौसम विभाग के
तरफ से। तो उसमें यही कहा गया है कि लगभग 1 घंटे के अंदर 1 से 10 किलोमीटर में जब बहुत ही हैवी रेन हो और वो रेन इतनी हो कि वो पानी इतना ज़्यादा हो जाए कि वो बह भी ना पाए, मतलब उसका रन ऑफ ना हो पाए, और बहुत ही कम टाइम में हैवी रेन हो और कम एरिया में हो, तभी वाटर लॉगिंग की भी स्थिति हो जाती है। तो ये जब ऐसा कोई केस बनेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये चूंकि स्टीप स्लोप पे ये सारी सभी चीज़ें हैं, पहाड़ी एरिया में है, तो वो वाटर का जो प्रेशर है वो अचानक से जो पहले यहाँ पे लेक है उसके वाटर के लेवल को इंक्रीज कर देगा। प्लस चूंकि वाटर बहुत ही स्पीड से आएगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ये जो मोरेन्स अभी तक इसको बांधे हुए थे वो मोरेन्स अब टूट जाएंगे, और ये मोरेन आगे का भी टूटेगा, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि साइड के मोरेन्स भी टूट जाएं। और जब ये मोरेन्स टूट जाएंगे तो हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना नजर आएगी। इस लेक को, जैसे जो हमारी मोरेन डैम्ड लेक है, वास्तव में ग्लेशियर लेक भी वही है, क्योंकि ग्लेशियर वाले एरिया में है और ग्लेशियर से बनी है तो उसको हम ग्लेशियर लेक कहते हैं। और ग्लेशियर लेक में जब आउटबर्स्ट होता है, प्रस्फोट एक होता है, और प्रस्फोट कैसे हो रहा है? प्रस्फोट ऐसे हो रहा है कि उस लेक का जो वाटर है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, और उससे जो मोरेन्स उसको बांधे हुए थे वो मोरेन्स टूट जाएंगे, और टूटने से फिर यही होगा कि पूरा का पूरा जो वाटर है वो फैल जाएगा, उससे आउटवाश प्लेन बनेगा, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना जो है वो घटित होगी। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ इस फिगर से और इस वाले छोटे से फिगर से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कैसे जो हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ये क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड है। अब चूंकि इतनी घटनाएं घटित होंगी, पानी भी बहुत ज़्यादा हो गया, ढाल है ही आपके पास, तो अब लैंडस्लाइड हो जाएगा। ये तो हम लोग इजीली कोरिलेट कर सकते हैं कि जब इतना ज़्यादा वाटर है, मोरेन्स भी टूट गए, तो स्टीप स्लोप भी है, तो इतनी ढेर सारी चीज़ें जब नीचे की ओर आएंगी तो आसपास का पूरा मलबा नीचे की ओर आएगा, और उससे हमें कहीं ना कहीं उन एरियाज में लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो भी वहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये चूंकि एक ऐसा टॉपिक है जो बुक्स में हमको उतना मिलता नहीं है, तो हमको इसको कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट हो गया और लैंडस्लाइड हो गया और ग्लोव। ये जो 3 घटनाएं हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट, ये तीनों हमको एक साथ ही घटित होती हुई बहुत सारे स्थानों पे दिखती हैं। चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ग्लेशियर हैं ही, ग्लेशियर लेक्स भी वहाँ पे हैं, स्टीप स्लोप है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, और क्लाउड बर्स्ट भी उन एरियाज में होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये घटनाएं कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। हो सकता है कि लैंडस्लाइड स्वतंत्र रूप में भी हो सकता है, ग्लेशियर लेक का फटना इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो जाए और ये बाकी घटनाएं, हालांकि क्लाउड बर्स्ट होगा तो लैंडस्लाइड तो होगा ही, या ग्लोव की घटना ना हो, ऐसा भी केस बन सकता है अगर वहाँ पे आसपास ऐसा कोई ग्लेशियर लेक नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो यही देखा गया है कि ये तीनों चीज़ें हमें साथ में दिखती हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे चमोली में डिज़ास्टर है, केदारनाथ में हमको लोग को पता है डिज़ास्टर आया, तो वहाँ पर जब रिसर्चेस हुई तो उससे ही क्लियर हुआ कि बहुत सारे ये जो घटनाएं थी। साथ ही साथ एक टर्म यहाँ पे और भी लिखा है हैंगिंग ग्लेशियर का, जो लटकते हुए ग्लेशियर्स होते हैं वो भी जब मेल्ट होते हैं तो उनसे भी वाटर इंक्रीज होता है, और वो भी कहीं ना कहीं इस वाटर के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये सब जितने भी अभी रिसेंटली इंडिया में 10 से 15 साल से जो हम एक देख रहे हैं कि अक्सर न्यूज़ में आता है कि इस तरह का डिजास्टर आया है, तो वहाँ पर ये जो घटनाएं हैं उसके पीछे रिसर्च से यही चीज़ सामने आती है। अब हम लोग आते हैं, सबसे मेन चीज़ देखते हैं इसके कॉजेज। अभी तो हम लोगों ने पूरी स्टोरी देख ली इस घटना की, अब हम लोग इसके कॉज पे आते हैं। तो कॉज में देखिए, एक तो है आपका ग्लोबल वार्मिंग, जो कि वर्तमान समय में सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। चूँकि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ग्लेशियर लेक्स बनेंगी, और उससे क्या होगा,
जब चूंकि मेल्टिंग तो होगी, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन चूंकि अब ये बढ़ गया है, बढ़ने से क्या हो रहा है कि मोरेन्स पर प्रेशर पड़ रहा है, मोरेन्स टूटेंगे तो फ्लड आएगा, आउटबर्स्ट फ्लड की घटना घटित हो जाएगी। कभी कभी इन एरियाज में अर्थक्वेक्स भी आ जाते हैं, उससे भी ये मोरेन टूट सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इन एरियाज में आइस क्वेक, क्रायोसिज्म या फ्रॉस्ट क्वेक की घटना घटित होती है। ये नए टर्म्स हैं, ये नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं। नॉर्मली जब हम लोग अर्थक्वेक पढ़ते हैं तो हम लोग उसको टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स होते हैं जो नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे बर्फीले एरियाज हैं उनमें झटकन हो जाती है, और जिसको हम लोग फ्रॉस्ट क्वेक, आइस क्वेक या क्रायोसिज्म कहते हैं। इससे भी यहाँ पे मोरेन्स पर प्रेशर पड़ता है। कभी कभी फ्रॉस्ट वेदरिंग और फ्रॉस्ट हैविंग की घटना घटित होती है। इन दोनों को हम लोगों ने, जब हम लोग पेरिग्लेशियल प्रोसेस को पढ़े थे, परिहिमानी प्रक्रम, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉस्ट वेदरिंग में जो बूंदे हैं कैसे वो जमती हैं रात में, फिर दिन में पिघलती हैं, इससे एक्सपेंशन होता है, श्रिंकिंग होती है, और जो रॉक है उसमें छटकन आती है। फ्रॉस्ट हैविंग में हम लोगों ने देखा था कि ये भी फ्रॉस्ट वेदरिंग जैसा ही प्रोसेस है, बट इसमें चटकन नहीं आती बल्कि एक उभार सा हो जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इस तरीके की जो ये घटनाएं हैं, फ्रॉस्ट वेदरिंग का हुआ प्रोसेस, फ्रॉस्ट हैविंग का प्रोसेस है, क्रायोसिज्म, आइस क्वेक, फ्रॉस्ट क्वेक, नॉर्मल अर्थक्वेक्स, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो प्रोसेस हैं, ये सब प्रोसेस अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस मोरेन पर दबाव डाल रहे हैं। और यहाँ पे हमको बस एक चीज ये समझनी है कि जो ये आउटबर्स्ट फ्लड होगा, इस आउटबर्स्ट फ्लड होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। अगर आपको ये थोड़ा सा रटने में या याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कोई कठिन ये कॉजेज नहीं है, इजीली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं। लेकिन फिर भी और अगर सरल तौर पे इसको देखना है तो हम लोग को सिर्फ दो चीज़ें दिमाग में रखनी है, वाटर का लेवल इंक्रीज हो और जो ये हमारा मोरेन है इस पर प्रेशर पड़े, तभी ये घटना घटित हो पाएगी। तो मोरेन पर प्रेशर कैसे पड़ रहा है और वाटर इंक्रीज कैसे हो रहा है, इन्हीं सब प्रक्रियाओं से ये हो रहा है। क्योंकि जब मोरेन पर प्रेशर पड़ेगा तो मोरेन टूट जाएगा, और जो ये लेक है, ये लेक जो बधी हुई थी, ये लेक में प्रस्फोट हो जाएगा, पूरा पानी बह जाएगा इसका, और उससे डिजास्टर आएगा। और अगर मान लीजिए मोरेन ठीक जगह है, मोरेन नहीं टूट रहा है, लेकिन वाटर का ही लेवल इंक्रीज हो जाए तो उस वाटर के बढ़ने से जो प्रेशर बनेगा उससे भी मोरेन टूट सकता है। तो यहाँ पे मोरेन का टूटना जरूरी है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। जो मोरेन्स उस लेक को बांधे हुए थे, उन मोरेन्स का टूटना जरूरी है। जब तक वो मोरेन्स टूटेंगे नहीं, तब तक ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का पूरा फिनोमेना है ये पूरा घटित ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो ये मोरेन्स हैं, जो एक तरीके का बांध का काम कर रहे हैं, ये टूटेंगे और उसके बाद ही ये चीज हमको देखने को मिलेगी। अब इसके सॉल्यूशन में जैसे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, रिमोट सेंसिंग। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि रिमोट सेंसिंग कैसे इसका हमको सॉल्यूशन दे सकती है। तो हालांकि इसका सॉल्यूशन तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होगा, इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि जो ऐसे प्लेसेस हों, इनको तो हम लोग आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं कि माउंटेन एरियाज में कहाँ कहाँ इस तरीके की ग्लेशियर लेक्स हैं या मोरेन डैम्ड लेक्स हैं। उनको आइडेंटिफाई करके उनकी हम लोग कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वहाँ पर कब हमारा जो वाटर का लेवल है वो कितना पहुँचा है। जैसे इतना तो हम वहाँ पे अध्ययन कर ही सकते हैं कि जो हमारा मोरेन है क्या वो अभी टूटने की स्थिति में आने वाला है, या अभी भी वो थोड़ा बहुत झटका झेल सकता है, या ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लेक के आसपास सेटलमेंट का उतना डेवलपमेंट ना हो। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेक्स हैं इस तरह की, इसकी मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, और ये मॉनिटरिंग रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही हो पाएगी। यही इसका एकमात्र उपाय है। बाकी तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, खुद को ही हम लोग बचा सकते हैं कि वहाँ पे सेटलमेंट वैसे डेवलप ना हो पाए,
और अगर वहाँ पे ऐसा अनुमान भी लगा सकते हैं कि अगर बाई चांस वहाँ पे ऐसा कोई घटना घटित होता है तो उसका प्रभाव किस हद तक या कितने एरिया तक हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करके उस पूरे एरिया में हम लोग सेटलमेंट को कम करें या हो सके तो वहाँ पे सेटलमेंट डेवलप ही ना हो, इस तरीके का कुछ प्लान वहाँ पे बन सकता है। तो ये बस छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग कहीं पर अगर इसका सॉल्यूशन लिखना हो तो वहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे हमको इसके बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। हम लोगों ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना को देखा, उसके हम लोगों ने कॉजेज देखे, और जो और इससे कुछ रिलेटेड घटनाएं थी उनका भी हम लोगों ने अध्ययन किया और पूरी कहानी को समझा कि ये जो पूरी घटना घटित हो रही है ये कैसे घटित होती है, और छोटे से ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कवर की। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी आ रहे हैं। काफ़ी एक नया टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इसकी स्टोरी अगर आपको ये पता रहेगी तो आसानी से आप इस पूरी की पूरी घटना को समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। आगे हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे।